नमस्कार साथियों। जो आपका पिछली बार प्री प्राइमरी टेस्ट हुआ था उसी के सॉल्यूशन को लेके हम फिर आपके सामने एक बार आ चुके हैं। और ज़रा देख लीजिए, आपने जो भी ईमानदारी से अगर आपने अपने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ज़रा एक बार देख लीजिए उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, वह बड़ी से बड़ा नेचुरल नंबर्स क्या है जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर सके। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं। मेरा मन हुआ तो मैंने ले लिए हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इनका अगर हम एक बात देखें तो इनका जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना आ रहा है, 24। ठीक है ना। अब हम चाहे तो कोई दूसरे नंबर ले सकते हो, आपका मन हुआ तो आप लिख सकते हो 8 9 10 और 11। पर यहाँ पे एक चीज देखी जाएगी कि इसे जब भी डिवाइड करेंगे तो इसके भी फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके 3 इंटू 3, इसके 2 इंटू 5। वो कह रहा है इनमें डिवाइड, इसके मल्टीप्लिकेशन को हमें काटना है तो वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर जब यहाँ पे ये 24 बन गया तो यहाँ पर भी 24 बनना चाहिए। तो ये देखो यहाँ भी 24 बन गया, यानी कि काटने को तो हम ये 2 से भी काट देंगे, ऐसे नंबर्स को 6 से भी काट सकते हैं। और 32 से नहीं कट पाएगा, इसलिए नहीं कट पाएगा कि 32 में 3 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो हम 24 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा कि हम वो संख्या का सही आंसर ये होगा। फिर था किसी संख्या में 7 जोड़कर। ठीक है, कोई संख्या पता नहीं है तो आपने उसमें 7 जोड़ दिया। ठीक है, वो संख्या मैंने मान ली x, उसमें मैंने जोड़ दिया है 7। फिर जो योगफल यानी ये जो वैल्यू है योगफल को 5 से गुणा करना है। अब जब योगफल को 5 से गुणा करना है तो योगफल केवल मेरा 7 तो है नहीं, तो पूरा ही तो योगफल है, इसमें मुझे 5 से गुणा करना है। ये ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगेगा। ये आपका आ गया है गुणनफल। अब इस गुणनफल को 9 से भाग देना है। इस गुणनफल तो ये पूरा ही है ना, इसे मैंने 9 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। यही जो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वही मेरा क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट, भागफल कहलाएगा। अब इसमें से मुझे 3 घटाना है। ये जो वैल्यू है पूरी, उसमें से मुझे कितना घटाना है, 3 घटाना है। और जो मुझे मिलता है यानी दिस इज इक्वल टू, ठीक है, वो मेरे जो मिलता है 12। तो बस बताइए वह संख्या क्या होगी। इसे जरा एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी संख्या नहीं पता, वो संख्या मैंने क्या मान ली, x, 7 जोड़कर, तो उसमें x प्लस 7 जोड़ दिए हैं। में को 5 से गुणा करने पर इस पूरी ही वैल्यू को जब मैंने 5 से गुणा किया तो गुणनफल यानी ये जो पूरी वैल्यू आई को 9 से भाग देते हैं। तो जो भाग देना है वो पूरे में ही 9 का देना है ना, क्योंकि पूरा गुणनफल ये है। फिर भागफल में से 3 घटाते हैं, तो ये जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि 8 बटे अगर 6 कर दो या 8 बटे 4 कर दो तो ये ऑटोमेटिक यही तो वैल्यू 2 बनती है। तो वो मुझे पता नहीं है क्या बनेगी, इसलिए मैंने उसे पूरे को ही मान लिया, उसमें से 3 घटा दिया और मुझे 12 मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें क्या करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 9। ये 12 है, ये जो 3 है बिल्कुल अलग है इससे, तो ये 12 और उधर जाके 3 किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया आपके 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा होगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 15। ये देखिए, तो x प्लस 7 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 9 तिया 27। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 7, क्योंकि उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 20। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद तीसरा सवाल है, कोई संख्या है वो तुम्हें पता नहीं है, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है। अच्छा, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग दो 3 मिल जाए। सोचिए जरा आप, एक सिंपल सी बात है, अगर 4 का भाग एक बार किसी में जाता है तो वो तो 4 हो गई, 3 शेष भी मिलता है, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, 4 और 3 7। कोई नंबर 7 है, उसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना मिलता है, 3 मिलता है। फिर उसने कहा उसी संख्या का ट्वाइस कर दो, वो संख्या 7 का अगर हम ट्वाइस कर दें कितने हो गए, 14। फिर 4 का भाग दो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। वही वो पूछ रहा है, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, वो आपका क्या मिलेगा, 2। एज ए क्वेश्चन हम मोस्टली ये अप्रोच बनाइए कि अगर किसी भी संख्या में 4 का एक बार भाग जाए तो वो संख्या तो 4 ही होगी, परंतु 3 शेष बचता है तो 3 और जोड़ दीजिए।
ये थोड़ा अप्रोच वो एकदम बेसिक वे में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक वे तो फिर वैसा हो जाएगा कंपटीशन लेवल के लिए, तो जहाँ चीजें बेसिक की जरूरत है वो भी करेंगे। 100 से 1000 के बीच आने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 11 से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो? तो 100 से 1000 के बीच, तो 100 और 1000 का यूज करना नहीं है, तो हम एक मानेंगे 101 और एक मानेंगे 999 के बीच में आने वाली कितनी, 11 से डिवाइड हो। तो क्या करते हैं, यहाँ भी 11 से डिवाइड करेंगे। ये संख्याएं आपकी 101 तक आ गई हैं, 11 नेम 99। यहाँ भी 11 का भाग करेंगे, 11 नेम 99, फिर भाग जा नहीं रहा, ठीक है ना, 90 टाइम्स जा रहा है। तो टोटल संख्याएं आपकी 999 तक आ गई हैं 90, और 1 से 101 तक आई हैं 9, और वो कह रहा है इनके बीच आने वाली। तो आप क्या करेंगे, 90 में से 9 घटाएंगे तो आपके कितने मिलेंगे, 81। यानी 81 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1000 और 100 के बीच में आएंगी। अगला था, ये तो आपको सब लोग जानते ही हो, 5वां सवाल बड़ा सरल तरीके से है कि 5.50 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मीन्स है सबसे छोटे से धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में। तो इनमें जो सबसे छोटा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम चलो लिख लेते हैं 5.50, फिर है 0.50, फिर है 0.005, फिर है 5.005। देखो कितनी अच्छी बात है कि ऐसे वाले सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूर्णांक है, तो ये तो बड़े ही हो गए, पर ये 0.50 है और ये 0.005 है, यानी कि ये तो तीनों सभी में कर लो, ऐसे कर लो। ये 0.500 है और ये 0.005 है, तो इनमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये आपका जो है वो सबसे पहले आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा यही है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 0.50, ठीक है ना। ये सब नो सॉरी, ये छोटा है, सबसे छोटा ये है 0.005, और इससे बड़ा है 0.50, और इससे बड़ा है ये 5.50 और 5। छोटे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे वाले सवालों में थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि हम जो भी लिख रहे हैं, ये ध्यान हमको हमेशा देना है कि आप आरोही क्रम में लिख रहे हो या अवरोही क्रम में लिख रहे हो, बड़ा संख्या लिख रहे हो या छोटा संख्या लिख रहे हो, तो वो कंफ्यूजन ये रहती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है, इसीलिए हम आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटी से बड़ी। तो हमने सबसे पहले छोटी लिखी थी, तो सबसे पहले छोटी ये आई, फिर ये हट गई, तो इसके बाद जो छोटी बची वो ये बची, वो लिख दी। फिर ये इन दो नंबर्स बचे हैं, इन दोनों में ये 0.005 है, 0.500, तो ये बड़ी है, इनमें सबसे छोटी ये रही, वो लिखी। ये इस प्रकार आपका हो जाएगा। फिर तब 0.2 रुपए में 0.5 पैसे से भाग देने पर भागफल को 0.3 से गुणा करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं इसका भी भाई। आप लोगों ने इसका जहां तक है जवाब सही किया होगा। 0.2 रुपए में भाग देना है 0.5 पैसे, 0.5 पैसे, बस ये चीज ध्यान रखनी है, भाग नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो यूनिट्स हैं वो आपकी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं पता होगा ना आपको, जब आप छोटे थे तब आपने पैसों में ही बात कर रहे होंगे, तो 2 में गुणे 100, 100 में होते 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 0.5। और फिर चलो इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद एक है डिजिट, पॉइंट के बाद एक है, दोनों डिजिट हट गए, तो आपको 200/5, ठीक है, 5 दूनी 10, 40 वैल्यू आ गई। भागफल को 0.3 से गुणा करना है। अब भाई इसे भी मुझे 0.3 से गुणा करने को कह रहा है, चलो भाई गुणा कर देते हैं। 4 3 12, 1 0, पर एक अंक के ही बाद दशमलव है, तो लास्ट से देखते हैं, तो आपका 12, बस आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, किस संख्या का बोध होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो लिखने का तरीका है वो जरा बड़ा सिंपल सा है, CDIX। इन सब में बड़ी बड़ी देखते हैं, तो ये तो वैल्यू आपको पता ही हो जानी चाहिए 4000, क्योंकि वार का मतलब 1000 था, प्लस इन दोनों में बड़ा है D, ठीक है, और D का मतलब होता है 500, उससे पहले आ गया है C का मतलब होता है 100, यानी जो पहले आता है वो हमेशा कम होता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो ये आपके रह गए 400।
यहाँ में इन दोनों में बड़ा है आपका ये, इसका मतलब होता है 10, उससे पहले आ गया 1, यानी ये उससे घटना है तो कम होना है, बाद में होता है तो जुड़ता है, तो ये आपके रह गए हैं कितने, 9। तो ये संख्या आपकी बन गई है 4409। ये देखो लिखी होगी 4409, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर था 725 का निकटतम सैकड़े का सन्निकट मान क्या होगा, ठीक है ना। 725 ये नियर बाय 100 पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 200। अब यहाँ पे 107 होता है, इसके आगे 800 होता है। अब ये 25 है, ये 50 से तो बहुत कम है, इसी की साइड झुक रहा है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 700। इसकी वैल्यू 700 होगी। ये जो लिखा हुआ है रूल 3+5+7, 3+5+7, ये मैं जो जोड़ कर रहा हूँ ना, तो ये कौन सा एसोसिएटिव लॉ कर रहे हैं, साचार्य नियम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें आपका मल्टीप्लाई सभी में हो जाता है, और ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, साचार्य नियम। 12,000, यानी लो भाई 12,000 लिख लिया है। 1300 लिख लिया है। 2 दहाई का मतलब 20, इन सभी को जोड़ना है, 0 2 3 3, 13,320, 13,320। ये जैसे भी आपके जो भी जवाब सही हो, जो भी क्वेश्चंस के, तो आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जहाँ तक है बहुत अच्छे से तैयारी आप कर रहे हैं, और अगर जहाँ पे जो समस्या आ रही हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए इस क्लास को शुरू करने का मेरा उद्देश्य है कि आपको गणित इतना डरावना ना लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।